करें साहब। दोस्तों, आज जरा जीएसटी और पीएमएलए के विषय में संक्षेप रूप से बात करते हैं। ऐसा आप जानते हैं, हिंदी में फिर अंग्रेजी में, तो शांति रखें, उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। हम सब जानते हैं दोस्तों कि देश में कितनी पीड़ा है, कितनी मंदी है, टमाटर में कितनी तेजी है, कीमतों का क्या हालत है, जीडीपी का क्या हालत है, रोजगार का क्या हालत है। और उस सब के बीच में, और जाहिर है कि जब जीडीपी कम होगी तो फिर जीएसटी भी कम है। उस सब के बीच में ये प्रयत्न किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पीएमएलए कहते हैं, उसका एक और नया आयाम ढूंढा जाए दुरुपयोग करने का। और मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा कि क्या हुआ है। अभी सरकार शायद दो निशाने साधना चाहती है, बाजार की कमर तोड़ना एक तरफ, और विपक्ष के सभी अंगों को मरोड़ना, दुष्प्रभावित करना, जो ऑलरेडी पीएमएलए से अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। जैसा हम जानते हैं कि जुलाई 7 में एक नोटिफिकेशन द्वारा पीएमएलए को लागू किया गया जीएसटी विषयों में। और जैसा हम जानते हैं कि ये पीएमएलए का जो भयानक व्यापक एक ढांचा बनाया गया है, उसमें सैकड़ों एजेंसीज को ज्वाइन किया जाता है। आज की तारीख में 15 एजेंसीज हैं वहाँ पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस, स्टेट पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 15 नाम हैं सूची में। मैं सब नाम नहीं दे रहा हूँ। आज बहाना दिया गया है कि ये आवश्यक है देश के लिए, लेकिन अब इसकी कुछ रोचक पहलू देखें आप। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 11 तारीख को, यानी कल, तो कम से कम 9, और उसमें कई बहुत बड़े विशाल प्रदेश हैं जिन्होंने पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। इसका विरोध किया कई कारणों से। मुख्य कारण यह है कि पहली बात, अभी ट्रेड, आयात निर्यात बहुत ज़्यादा कमी, मंदी पे चल रहा है। आज सच्चा सरल बिजनेस के आदमी वैसे ही कमर तोड़े हुए चल रहा है, उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। अब आप पीएमएलए के द्वारा वो जितने भी छोटे बिजनेस हैं, और कई छोटे बिजनेस 1 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, उन सब की कमर तोड़ने के अलावा उनको नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने से भयभीत रखना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। और आज आप जीएसटी के विषय में इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस नए कानून द्वारा, नए नोटिफिकेशन द्वारा शुरू कर रहे हैं छोटे के लिए। हम जानते हैं दोस्तों कि ईडी अभी नहीं, कई सालों से किस प्रकार से अपना दुरुपयोग कर रही है अधिकार क्षेत्रों का। अब वो दुरुपयोग जीएसटी के क्षेत्र में छोटे बिजनेसेस की तरफ भी जाएगा। इसके बिना भी दिन प्रतिदिन, कोविड के पहले और कोविड के बाद, ये छोटे बिजनेसेस, जिनको आप एसएमई भी कहते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे, कंप्लेन करते थे। अब सोचिए, जब इनको थोड़ा थोड़ा रिकवरी का टाइम आया है, तो एक और बोझ डाल दिया गया है। बोझ से ज़्यादा एक बहुत बड़ा भय डाल दिया गया है। ये हम समझते हैं कि टैक्स आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। टैक्स आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म। कई लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं, कई लोगों को जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी उनके
पूरे आयाम में, पूरे बिजनेस में आता नहीं है। अब आपसे ईडी बार बार ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि आप जीएसटी अवॉइड कैसे कर रहे हैं जबकि जीएसटी लागू नहीं होता हो, और वो लाखों सैकड़ों छोटे बिजनेस जो जीएसटी से की परिधि में नहीं है वो भी भयभीत होकर अब रहेंगे। दूसरा या तीसरा पहलू, एक तो हुआ ट्रेड का, एक हुआ भय का, तीसरा हुआ छोटे बिजनेसेस का। चौथा, क्या इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श हुआ देश में, संसद में? संसद का पिछला सत्र इतना पहले नहीं था, हाल में था। किसी रूप से विचार विमर्श, आदान प्रदान हुआ? अरे भाई, आदान प्रदान कहाँ होगा? जीएसटी काउंसिल में नहीं हुआ। संसद में कहाँ होगा? बाहर कहाँ होगा? सिविल सोसाइटी में कहाँ होगा? अचानक चुपचाप इसको ले आए 7 जुलाई को एक गेजेट नोटिफिकेशन द्वारा। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से आश्वस्त थे माननीय सरकार कि अगर इसको हम विचार विमर्श में, पब्लिक डोमेन में रखते तो काफ़ी इसमें गुस्सा आता, काफ़ी झगड़ा और विरोध होता। उस सब को आपने जल्दबाजी में, टेयरिंग हरी में करके ख़त्म करके एक मामले को अंतिम चरण देने का प्रयत्न किया है। ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कोई भी आम कारण नहीं है, बोनाफिडे कारण नहीं है। एक या दो बहुत ही ज़बरदस्त, अजीबोगरीब, विकृत कारण दिए जा रहे हैं। एक है टैक्स इवेजन, दूसरा है टेरर फंडिंग। ये लगता है मुझे दोनों वाक्य इस सरकार के फेवरेट हो गए हैं। बिल्कुल हुबहू यही वाक्य आपको डीमोनेटाइजेशन के वक्त इस्तेमाल किए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अध्यादेश में, नोटिफिकेशन में। टैक्स इवेजन एंड टेरर फंडिंग, ये 3 में से 2 कारण थे डिमोनेटाइजेशन के। आज अगर जीएसटी में जो पीएमएलए को आए हुए अब कितने वर्ष हो गए, कितने दशक हो गए, इतने दशकों से सेल्स टैक्स में, जीएसटी में पीएमएलए के जो पूर्व जितने भी ढांचे हैं वो लागू नहीं हो रहे थे, तो अभी अचानक इसका क्यों इजाद किया गया? मैं अपने ही प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं आपको। चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक एक एरिना खुला है, उसमें आतंक कैसे फैलाओ? ये मेरे अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो उनको डरा के धमका के कैसे रखो? आप मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको दबाऊं कैसे? एक नया औजार ढूंढो, एक नया तकनीक निकालो। ये आपको उस व्यापकता में देखना पड़ेगा। और इस सब का आपका एक्चुअल आंकड़ा, उपलब्धि का क्या है? आपका आंकड़ा है 24 कन्विक्शंस। 24 कन्विक्शंस अभी हुए हैं इस तरह की चीज़ों में, कई दशकों में। अगर 24 कन्विक्शंस हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ढांचा सिर्फ प्रताड़ना के लिए, हैरेसमेंट के लिए, दुरुपयोग के लिए ही हो सकता है। और वो दूसरी बात हमने अलग से बात कर ही ली है कि बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं और जीएसटी की भी गड़बड़ी भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पर्चा करके बीजेपी भाजपा का मेंबर बनना है बस। वो आपके सब कुकर्म धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अंत में दोस्तों, ये उस परिप्रेक्ष्य, उस संदर्भ में भी देखना है कि क्या एक संदर्भ में, एक पूरे समाज और राजनीतिक ढांचे में क्या उपयोग या दुरुपयोग हुआ है ईडी की मशीनरी का। अभी कल परसों की बात है, मैं भी उसमें पेश हुआ था श्री रणदीप सुरजेवाला जी के लिए, वो याचक थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये बार बार जानबूझकर के आपको दुनिया भर में एक ही आदमी मिला है, क्या सिर्फ एक यही आदमी है जो ईडी का डायरेक्टर हो सकता है? एक बार मना किया हमने, दूसरी बार बना दिया, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार बना दिया। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है। और ये परिप्रेक्ष्य है कंट्रोल फ्रीक सरकार, नियंत्रण सरकार, प्रताड़ना सरकार, डरा धमका के रखने वाली सरकार। और आप बार बार जीएसटी की बात करते हैं। आज रियल जीडीपी में कितना कम हुआ है? हमारे पास जो आंकड़े हैं, और मेरे कॉलीग्स ने इसी पोडियम से आपको ब्रीफ भी किया है, पिछले 4 सालों में औसतन विकास दर, हमारे जो फिगर्स हमने दिए यहाँ से, उस पर 3.4% है।
एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। आप इतना हल्ला कर रहे हैं जीएसटी में, क्यों? कि मैं आपको डरा धमका के जीएसटी निकालूंगा पीएमएलए द्वारा, और आपकी ग्रोथ रेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। इसलिए मैं अंत करूंगा अपनी बात, जो बात मैंने कही उस पर जो प्रश्न उठते हैं उनको सारांश में संक्षेप में आपके सामने रख के, एक, ऐसा नया नोटिफिकेशन दस्तावेज अचानक बिना विचार विमर्श के कैसे आया, क्यों आया, आपकी पीठ पीछे क्यों आया, लुका छुपी में क्यों आया? दूसरा प्रश्न, क्या इसका एक ही कारण है कि आपके डर और भय को ज़्यादा व्यापक बनाना, जो अभी से ही चल रहा है कई सालों से दुरुपयोग, उसकी व्यापकता को बढ़ाना? तीसरा, क्या इसलिए किया कि चुनाव अब निकट भविष्य में है? क्या चुनाव जिसमें कि ऐसे छोटे या मध्यम वर्ग के बिजनेस आते हैं उनको नियंत्रण करने का ये एक नया तरीका चाहिए था 2024 के चुनाव के पहले? नंबर 4, क्या इसका विशेष प्यार और विशेष संदेश सिर्फ विपक्ष के लिए रखा जाएगा? विशेष आंख? और इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी? जो इतने सालों से चल रहा था, अचानक इस महीने लाने की आवश्यकता क्या थी? इस सब का आंसर एक ही हो सकता है, टैक्स टेररिज्म बाय दिस गवर्नमेंट। बिकॉज फ्रेंड्स, दिस इज ए मेथड by the Modi government to practice, propagate and promote tax terrorism. It is a triple tactic. It's a triple tactic of constraint, compulsion and coercion by the BJP through a mere notification to create a new regime to wreak havoc on the business community, and through the business community to members whom it doesn't like, of civil society, of the opposition, of other segments which do not or who do not toe its line. This is a clear another tactic by the BJP to intimidate, to incarcerate and impersonate. So it's an attempt to constrain, compel and coerce by intimidation, incarceration and imprisonment. In particular, I have no doubt that their special affections in this regard, their special love will be reserved for only segments of the opposition. Friends, very briefly, suddenly on 11th July, in the most most surreptitious move possible, you have brought to the attention of the GST Council. Remember, it is not consultation with GST Council, it is bringing to the attention of the GST Council what you suddenly, surreptitiously through the back door introduced on 7th of July. Why was GST Council created? GST Council was created for a genuine, reasonable give and take. 9 major states have opposed it, but you have given only a fait accompli. You are telling the council, we have decided. Now we are telling you, like it or lump it, this is a given. Number 2, was it ever brought in any manner to Parliament? Was an attempt made in any manner to discuss, forget Parliament, in civil society? Was there any large-scale consultation with the trading community? All the answers are no. I called it tax terrorism for that reason, because it has to be covert, clandestine, surreptitious, all of which it is. Number 4, is your trade, your exports galloping? Is your trade position so rosy that you can instill fear in those who do trading? Surely, given our trade export figures in particular, this inclusion and change in law will lead to small people being investigated, usually wrongly or slantedly, because if I don't like you, or your affiliations are to somebody I don't like, or you belong to an opposition framework, then well, this is my new weapon. Fifthly,
Does this increase the cost of compliance for these industries and units? Hugely. SMEs in this country pre-COVID have been complaining about cost of compliance. India, for all the rhetoric you hear about ease of business, has a huge cost of compliance. And every time you see the Honorable Prime Minister and the government tom-tomming ease of compliance, we may move 1 or 2 notches up, but we are way down in the global ranking. Into that already low ranking, you are introducing huge additional cost of compliance. Number 6, all the GST Council members were blindsided by an evasion because you did everything in a tearing hurry. A tearing hurry was vital for your plan to succeed. That is why I said you brought it from the back door. 2 of the usual funny, they would be actually comic if they were not tragic, reasons have been trotted out. Exactly the same reasons as trotted out in demonetization. Those 2 words have become the favorites of this government. Tax evasion and curbing terror funding. You are going to curb tax evasion by putting PMLA on GST transactions. For all these years, PMLA came, how much I don't remember now, 20 years. Different forms. Before that, FEMA has been there, FERA has been there for a long time. Yes, we didn't have sales tax, we didn't have GST till 2016, but we had sales tax. We had all those taxes which form part of excise and sales. You could do without this, and you did not have tax evasion and terror funding curbing thoughts at that time? No, sir. The real reason is elections are around the corner. No, sir. The real reason is that large segments of trade and industry who don't toe your line, or who have affiliations and connections elsewhere, or who have the ability to think and speak independently, will be able to be brought in line by these draconian measures. And this country and from this podium, we are not speaking as if it's a new tabula rasa, a clean slate. We are all speaking from experience. What has been the experience of the ED in the last several years? Just 2 days ago, you had a judgment. I had the privilege of representing Mr. Surjewala there. It has clearly said that this government is acting as if there is only one man on earth whom they can appoint and reappoint on the ED, PMLA jurisdiction and never disappoint. He has now been disappointed finally only by the Supreme Court judgment. By the way, this is true of 3 or 4 other important positions. People serving on extensions, if you take out the list, you know the meaning of extension? If my age is complete, this man has a legitimate claim for getting that post. If this man's age is complete, you have a legitimate claim to get that post. Everybody is disappointed because important positions, I'm not talking of individuals, from cabinet secretary downwards, are all given ad hoc extensions. For 70 years, CBDT chairmen were never given extensions like this. For years, you are given. So this is a Sarkar which believes in control freak. It believes in power through every means, including tax terror. And if you could run a GST routine, if not a GST routine, which is now only about 8 years old or 7 years old, a indirect tax routine without PMLA applying, then I don't see any reason for this sudden imposition and without discussion, through the back door, clandestine and surreptitious. Lastly, friends, GST arises in the context of GDP. Your great chest-thumping and self-congratulatory pats are in the context of roughly average growth rate of 3.5% in the last 4 years. Call them COVID years or non-COVID years. Roughly 3.5% average annual growth rate. What is this great boost to GST you are giving by putting PMLA, or by looking at ways of at least increasing your growth first before you talk of GST? Friends, I will end by saying that, with what I started, that this is nothing but a practice, promotion and propagation of tax terrorism.
It is nothing but doing constraint, compulsion and coercion on opposition sections or disagreeing sections. It is nothing but intimidating, incarcerating and imprisoning your political and social opponents, and in that sense, it is an attempt at a naked terror tactic in the tax realm. Thank you. First on this topic. Question, please. We'll go on to the next other topics only after anybody has any question on this. Okay, we can ask something else. हाँ जी. सर, राहुल गांधी के मसले पर आप कब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्या आप लोग जल्दी जाएंगे, कब जाएंगे, इसकी कोई जानकारी देंगे? दूसरा पक्ष उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता. वो निर्णय उन्होंने कैविएट फाइल किया, जो कि एक ऑर्डनरी प्रोसीजरल तकनीक होती है. वो एक आधे पन्ने में फाइल की जाती है, सब लोग फाइल करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं. हम बहुत निकट भविष्य में, बहुत अत्यंत शीघ्रता में ये फाइल करेंगे और बाद में उसकी जिरह होगी. Sir, Singh sir. Sorry. Sir, on the eve of Prime Minister's visit to Paris, now the European Parliament are going to discuss about the Manipur violence, and they are also going to deliberate upon passing a resolution on this entire matter. I am not so much concerned there, but I would be happy if the Honorable Prime Minister discussed this issue even in the European Parliament. He doesn't have time to discuss it in the Indian Parliament. He doesn't have time to discuss it in India. He has not addressed. His Maun Vrat is now extending to some 45 or 50 days, I don't remember. The country would not mind anywhere on planet Earth that he addresses the issue. But the problem is that his Maun Vrat is going beyond the limits of any reasonableness. He's one of the most articulate prime ministers who is maintaining a Maun Vrat on a matter of extreme public importance, not to Manipur, not to a state, but to India as a whole. And I see no reason why he should be avoiding this issue when he's speaking on every other topic on the sun. We have had press conference on this. I can't repeat it. We have the dates. And in a free world, you can avoid it to the extent you want to avoid it. But in a free global world, you cannot avoid it to the extent another institution in another country wants to discuss it. On the contrary, if you discuss it and lay down your own views, others will discuss it less, or they will at least fall in line with the broad policy of the government. Unfortunately, on matters of moment, there is not even a unilateral one-way dialogue. There is simple silence. On other matters, which may not be so important, there is occasionally, very, very occasionally, a unilateral one-way street dialogue. As far as important issues are concerned, there is only Maun Vrat. Sir, this side, sir. Sorry. सर, जो ईडी डायरेक्टर के संदर्भ में फैसला आया, उस पर गृह मंत्री की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा है कि जो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं वो डिल्यूजनल है, क्योंकि जो सीवीसी एक्ट है उसके अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने. और उन्होंने आखिर में अपने उसी ट्वीट में ये कहा है कि ये जो करप्शन ऑफ ए कोजी क्लब ऑफ एंटाइटल्ड डायनास्ट्स है, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ईडी तो है ही. देखिए, आपके दो प्रश्न हैं, एक कानूनी है, एक राजनीतिक है. दोनों का मिश्रण नहीं कर सकते. जहाँ तक कानूनी प्रश्न का सवाल है, मैं आपको बड़े सरल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप निर्णय करें कि डिल्यूजनल हम हैं या डिल्यूजनल कोई और हैं जिन्होंने ये वाक्य बोला है. क्या याचक की प्रार्थना थी, प्रेयर थी कोर्ट में? मैं बड़े सरल रूप से बताऊंगा कि इन ईडी डायरेक्टर को हटाया जाए. उस गोल, उस मंतव्य, उस गंतव्य, उस उद्देश्य के पहुंचने के लिए, जिसको प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर क्लॉज कहते हैं याचिका में, कई रूट्स होते हैं. ग्राउंड A, B, C, D होती है. उनमें से एक ग्राउंड ये है कि ये जो कानून आपने पास किया है वो सही नहीं है.
लेकिन कोर्ट ये आम दिन करता है कि अगर मैं इस ग्राउंड पे नहीं करूं लेकिन मैं दूसरे ग्राउंड पे आपके हक में होल्ड करूं तो भी मैं रिलीफ तो वही दूंगा ना। आपको अगर मैं फांसी दे के मारूं या आपको गोली से मारूं, मृत्यु तो सर्टन है। इसमें 3 दिन तक माननीय सॉलिसिटर जनरल ने बहस की कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कानूनी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। निर्णय आया कि आप कृपा करके अभी तुरंत जाइए, लेकिन तुरंत इसलिए क्योंकि जुलाई चल रहा है, तो 31 जुलाई को तुरंत मान लिया गया। तो आप निर्णय कर लें कि निर्णय तो आ गया, जिस मूल मुद्दा एक ही था। अब उस निर्णय के अलग अलग वो होते हैं तरीके, उनको आवश्यकता नहीं पड़ी कि उस ग्राउंड पे उनको हराएं, इस ग्राउंड पे हराया। नंबर 2 और अंतिम पॉइंट, वो जो ग्राउंड था एक्ट को अपहोल्ड करने का, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी हम अपहोल्ड इसलिए कर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि अभी भविष्य में बदमिजाजी से इसका दुरुपयोग नहीं होगा। हम आशा और विश्वास करते हैं, क्योंकि इसका तो उपयोग हुआ ही नहीं अभी तक, इसका तो अभी सिर्फ इसी बार हुआ है। लेकिन अगर भविष्य में वापस इसका बदमिजाजी यानी मैल इंटेंट से होता है दुरुपयोग, तो हम वापस इंटरफेयर करेंगे। तो आपने जो मूल प्रार्थना है वो अलाउ कर दी। जो व्यक्ति विशेष बैठा है जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल ने 3 दिन बहस की, उसको हटा दिया। और आपने ये कह दिया कि अगर इसका बोनाफिडे होगा उपयोग तो हम इसको अपहोल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बदमिजाजी से दुरुपयोग होता है तो हम इंटरफेयर करेंगे बाद में। और डिल्यूजन, आप हमको कह रहे हो डिल्यूजनल। डिल्यूजनल कौन है? मैं समझता नहीं, ये एलिस इन वंडरलैंड वाली भाषा है कि डिल्यूजनल मीन्स व्हाट आई से इट मीन्स। और दूसरा जो आपका प्रश्न है, हाँ, ये तो देखिए रेटोरिक तो सभी कह सकते हैं, आपको इसकी घोषणा करने की आवश्यकता क्यों है? आप तो सबके विरुद्ध, वो गिल्टी हो या न हो, आरोपित हो या न हो, सबके विरुद्ध दुरुपयोग कर रहे हैं, सिवाय आपके खेमे वाली वॉशिंग मशीन के लिए। तो आप थ्रेट क्यों दे रहे हैं? आपने इश्तिहार लगा रखा है, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, अगर कोई वहाँ पर आके एनरोलमेंट कर लेता है, उसके अलावा आप डायनेस और नॉन डायनेस की बात क्यों कर रहे हैं? जिसको आपको पसंद नहीं होता आप द्वेष भाव से करते हैं। तो पहले अभी कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं आप, पिछले 9 वर्ष से हम देख रहे हैं इस बात को। I just answered it a minute ago. Where were you? 1 second ago. Oh, I see. We are, I have said so in fact 3 days ago when I briefed you. It will be very soon. It is under preparation, nearest future, and you will come to know of it then. Thank you.